तो भाइयों शुरू करते हैं एनिम टाइम का नाम लेकर। और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिंगडोंग ईस्टर्न जुआन रीजन के अपने शहर यानी ग्रेट यान एम्पायर पहुंचता है और यहाँ पर अपने मम्मी पापा से मिलता है। और इस दौरान ये जुआन गेट के जो एक समसारा लेवल के एल्डर थे उन्हें भी मार देता है, जो कि इनके क्लैन पर अटैक किए थे। अब आगे तो जिन्होंने भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया और घंटा नहीं बजाया, याद से बजा दें। अब इधर ग्रेट यान एम्पायर को दिखाया जाता है। यहाँ पर बस चर्चे थे तो केवल लिंगडोंग के। सबको लग रहा था कि एक लेजेंड इनके ग्रेट यान एम्पायर में पैदा हो चुका है, जिसके बारे में फ्यूचर में जाके दुनिया याद करेगी। इवन लिन क्लैन के जो लोग थे वो कहते तो यही है वो बिग ब्रदर लिंगडोंग। कुछ लड़कियां थी वो कहती कि बिग ब्रदर लिंगडोंग काफी सुंदर दिख रहे हैं। उनमें से एक लड़की कहती है तुम हमेशा किसी न किसी के प्यार में पागल हो जाती हो। अब ये सब चल रहा था और लिन क्लैन का जो मीटिंग रूम था उसे दिखाया जाता है। यहाँ पर लिन फान और बाकी एल्डर्स भी बैठे हुए थे और यहाँ पर लिन जेंटियान भी टॉप के पोजीशन में बैठे हुए थे। ये सीट लिंगडोंग के लिए था, पर लिंगडोंग ने अपने दादाजी को यहाँ पर बैठा दिया था। लिंगडोंग भी थोड़े नीचे की सीट पर मार्टिन वगैरह के साथ बैठा हुआ था। लिन फैन भी काफी खुश थे। कुछ भी हो लिंगडोंग इन्हीं के क्लैन का तो बंदा है। अब ये लिन फैन कहते हैं कि हमारा डिस्कशन हो चुका है और मैं काफी बूढ़ा भी हो चुका हूँ, तो जो क्लैन हेड की पोजीशन है वो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। एल्डर से भी मेरा डिस्कशन हो चुका है। लिंगडोंग स्माइल करके कहता है मैं इसमें इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। लिन फैन भी समझ रहे थे लिंगडोंग इतना पावरफुल है, ये चाहे तो एक अपना खुद का देश बना सकता है। अब लिन फैन इस समय लिन जेंटियान की तरफ देखते हैं। जेंटियान बोलते यार मेरे पर ये सब दावे मत फेंको। लिंगडोंग भी समझ जाता है और ये कहता है कि इसके दादाजी भी एजेड हो चुके, तो ये जो क्लैन हेड की पोजीशन है ये मेरे फादर को दे दीजिए, यानी लिंग जायो को। लिन जायो चौंक जाते यार ये क्या कर रहा है, पर फाइनली इस पोजीशन को ये रिजेक्ट नहीं कर पाते और लिन क्लैन के अगले लीडर लिन जायो बन जाते हैं। लिu यान भी इसके बगल में ही खड़ी थी। लिंग जायो जब थोड़ा मना कर रहे थे तो ये इन पर गुस्सा करती कि बेटा चाहता है तो ले लो ये पोजीशन। अब उसके बाद लिu यान लिंगडोंग को थोड़ा किनारे में बुलाती कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अब ये बताती कि तुम्हें गए हुए 3 साल से ऊपर हो चुके हैं। यहाँ पर हर साल 2 लेडीज आते रहती हैं और हमसे मिलते रहती हैं। लिंग जायो भी आ चुके थे। ये भी हल्का सा वो खांसते हैं और कहते हैं वो दोनों लड़कियां काफी डिसेंट है, तुम्हारी नजरें काफी अच्छी हैं। लिंगडोंग थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट फील करता है। फिर लिंग जायो बताते हैं उनमें से एक का नाम लिंग किंगजू है और दूसरी का नाम यिंग हुआन हुआन है। अब जब ये सुनता है लिंगडोंग तो इसके पैरों तले जमीन खिसक जाती। लिंग किंगजू एक काफी प्राइडफुल पर्सन थी, वो कैसे इसके माता पिता से मिलने आ गई। और दूसरी तरफ हुआन हुआन वो तो एक लिटिल प्रिंसेस थी जिसे कि लोग संजो कर रखना चाहते हैं। वो कब से इतनी मैच्योर हो गई कि इसके मम्मी पापा से मिलने आ रही है। लिu यान कहती हैं कि दोनों लड़कियां काफी अच्छी हैं और ये काफी खुश थी और ये बोलती कि तुम दोनों को यहाँ पर लेकर कब आओगे। लिंगडोंग इनका इशारा समझ जाता है कि अगर मैं उनको लेकर आऊंगा यानी वो मेरी पत्नियां बन चुकी हैं एक तरह से। लिंगडोंग थोड़ा खांसता है और कहता है अरे मैं भूल गया, मुझे अभी डाओ सेक्ट वगैरह जाना पड़ेगा क्योंकि वहां का माहौल अच्छा नहीं है। लिंग जायो भी इसकी बात से सहमत थे कि डाओ सेक्ट पर मुसीबत है और लिंगडोंग वहीं से पढ़ा है तो इसे जाना तो चाहिए। लिंगडोंग अब इनसे विदा लेता है और इस दौरान ये एक कमांडर से कहता है कि आप यहीं पर रहोगे और 2000 आर्मी रख लो यहाँ पर और इस जगह को गार्ड करो। कुछ भी अगर गड़बड़ हो तो हमें कांटेक्ट कर लेना। और लिंगडोंग अगले दिन अब निकलने वाला था। इधर अगले दिन की सुबह होती, सबको ये गुड बाय बोलता है और निकल जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर डाओ सेक्ट के लोग भी आए हुए थे तो ये लोग भी इनके साथ ही जाते हैं। 2 दिन के अंदर डजन डेज यानी 12 दिन के आसपास ये डाओ सेक्ट के आसपास पहुंच चुका था। पर डाओ सेक्ट के जस्ट बाहर में जो एक पहाड़ था यहाँ पर ये रुक जाता है और सामने देखकर जहाँ पर डाओ सेक्ट इसे दिख रहा था इसे थोड़े पसीने छूटते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा इस समय इमोशन में आ चुका था। इसको मालूम था इसको पुराने लोग मिलेंगे। अब वो जो आनरान लड़की रहती वो कहती कि मार्शल सीनियर लिंगडोंग आप रुक क्यों गए, हम तो डाओ सेक्ट पहुंचने ही वाले थे। मार्टिन देख रहे थे लिंगडोंग थोड़ा सा इस समय इमोशनल था और मार्टिन तुरंत आनरान को डांट के कहते चुप रहो। आनरान अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मार्टिन को देखती जो कि हैंडसम तो थे पर काफी गुस्से वाले, और ये हल्का सा बोलती है तो सुंदर दिखते हो तो कुछ भी करोगे। मार्टिन सुन लेते हैं। ये फिर से अपने गुस्से को दबाते हैं और इस लड़की की तरफ देख रहे थे। अब लिंगडोंग बोलता है कि सभी लोग यहीं पर रुको, फिलहाल मैं अकेले डाओ सेक्ट जा रहा हूँ। मार्टिन कहते ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो सिग्नल भेज देना। आनरान फिर से बोलने वाली थी पर मार्टिन उसे पकड़ के पीछे खींच लेते हैं। अब लिंगडोंग डाओ सेक्ट की तरफ बढ़ जाता है। लिंगडोंग जैसे ही डाओ सेक्ट वाले माउंटेन पर चढ़ता है इसे दूर से एक जिथर का म्यूजिक साउंड सुनाई देता है। ये हैरान हो जाता है। जिथर म्यूजिक सुनते ही पुराने दिन इसे याद आने लगते हैं कि ये कभी पाइन ट्री के पीछे बैठा रहता था और वहां पर एक सुंदर लड़की हुआ करती थी जो इसके लिए जिथर बजाती थी। और इस दौरान ये देखता है दूर में सेम पाइन ट्री के नीचे एक सुंदर लड़की बैठी हुई थी। बाल उसके नीले रंग के थे, हाथ में उसका जिथर था। ये हुआन हुआन थी। इन 3 सालों में हुआन हुआन का रेपुटेशन इवन यिंग जुआन जी यानी इसके फादर से भी ऊपर जा चुका था। ये जिथर म्यूजिक जो बजा रही थी बजाना बंद करती है और लिंगडोंग जो कि अपने ऑरा को सप्रेस करके रखा था इस समय हल्का सा इमोशनल होता है। तो वो लड़की यानी हुआन हुआन ये सेंस कर लेती है। ये लड़की यानी हुआन हुआन उस डायरेक्शन में थी, आंखों में इसके आंसू थे। डाओ सेक्ट के डिसाइपल्स भी हैरान थे कि ये लड़की अचानक से हवा में क्यों आ गई और रो क्यों रही है, पर ये फिलहाल किसी की तरफ देखती नहीं है।
आवाज में इसके थोड़ा गुस्सा था और कहती है लिंग डोंग तुम आ गए हो और फिर भी मुझसे मिलने नहीं आए। डाओ सेक्ट वाले भी समझ जाते हैं कि शायद इनके मार्शल सीनियर लिंग डोंग आ चुके हैं। अब जब हुआन वान बोलती कि लिंग डोंग तो इस समय इसके आसपास जायो जायो वांग यान सभी लोग यानी इसके फादर भी आ चुके रहते। यिंग जुआनजी का भी स्ट्रेंथ इन 3 सालों में बढ़ा था पर ये अभी भी रिनकार्नेशन लेवल के वॉरियर नहीं थे, समसारा टच्ड रिनकार्नेशन थे। जायो जायो से पूछती है तो ये बताती है लिंग डोंग वो आ चुका है। सभी लोग चौंक जाते, वांग यान वगैरह तो काफी खुश भी हो जाते हैं। जुआनजी वगैरह पूछते वो है कहाँ पर। जुआनजी इस समय अपनी ऑरा से फील करने की कोशिश करते पर लिंग डोंग को फील नहीं कर पाते। ये कहते मैं उसे सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। वान वान कहती है क्योंकि वो आपसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका है। जायो जायो जो भी लोग थे सब चौंक जाते कि लिंग डोंग ये जब यहाँ से गया था तो प्रोफाउंड लाइफ स्टेज पर भी नहीं पहुंचा था और 3 साल के अंदर वो फादर से स्ट्रॉन्ग यानी समसारा पर या इनकारनेशन पर तो होगा ही। हुआन वान गुस्से में कहती है ठीक है छिप ही लो तुम। अभी अपनी दोनों आंखें बंद करती है और आसपास का जो टेम्परेचर था अपने आप गिरने लगता है। बर्फ आसमान से पिघल के गिरने लगते हैं। इधर दूर एक पहाड़ पर खड़ा लिंग डोंग जब इस सीन को देखता है इसको लगा नहीं था कि हुआन वान के सेंसेस इतने शार्प होंगे। बस इसका हल्का सा इमोशनल एक बार को फ्लक्चुएशन हुआ था और उसे उस लड़की ने फील कर लिया था। लिंग डोंग भी तो मैं जो भी लोगों को देख रहा था ये भी थोड़ा इमोशनल फील कर रहा था, मानो उसके दिल पर जो वजन हो जो भार हो काफी बढ़ गया हो। इसके आसपास का भी जो एरिया था वो बर्फ से ढकने लगता है। ये समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। इधर हुआन वान जिसकी आंखें बंद थी यहाँ पर ये अपनी आंखें खोलती है और अचानक से यहाँ से गायब होकर लिंग डोंग के सामने प्रकट होती है। मतलब लिंग डोंग के सामने जो बर्फ गल रहा था वो हुआन वान का चेहरा ले लेता है। ये देखता अब हुआन वान को जो कि पेल व्हाइट ड्रेस में खड़ी थी और काफी सुंदर लग रही थी। बाल इसके ब्लू आइसी ब्लू हेयर थे, आंखों से आंसू इसके बह रहे थे, उसमें भी ब्लू कलर मिक्स था। आंखें इसकी धीरे धीरे लाल हो जाती और ये लिंग डोंग की तरफ देख रही थी जो कि इस समय बर्फ में मानो जम गया हो। लिंग डोंग भी इस समय थोड़ा इमोशनल हो जाता है। इसे याद आता है उस समय की कहानी जब यूनिक डेवल सिटी में युआन गेट के ट्रायो ने इस पर अटैक किया था तो इस लड़की ने अपना स्ट्रेंथ यानी रिइंकार्नेशन पावर जबरदस्ती जगा करके इसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी। लिंग डोंग बोलता है कि मैं इनको नहीं हरा पाऊंगा पर हुआन वान कहती है मुझे भी मालूम है मैं नहीं हरा सकती इन्हें पर मैं तुम्हें मरते देख नहीं सकती, मैं तुम्हें जीते देखना चाहती हूँ। ये बातें अब लिंग डोंग को याद आती। हुआन वान देख रही थी लिंग डोंग का वेट जो था पहले से थोड़ा कम हो गया था, मतलब इसने काफी सफर किया होगा। 3 साल जो इसने अपने इमोशन को दबा के रखे अब फाइनली वो फव्वारे के समान बाहर आने लगता है। गुस्से में ये अपना तलवार निकालती और लिंग डोंग की तरफ इसे लेकर बढ़ने लगती है और कहती है तुम छिपके रह रहे थे। इसके आवाज में अभी भी गुस्सा था। तलवार लेके ये बढ़ती है, लिंग डोंग इसे रोकता नहीं है। फाइनली ये तलवार जब लिंग डोंग के करीब पहुंच जाता है तो ये इसे रोक देती है और अपने हाथों से लिंग डोंग के चेस्ट पर ऐसा मुक्के मार करके रोने लगती है और इसके गले लग जाती है। लिंग डोंग भी अपने हाथों को आगे बढ़ाकर इसे हक कर लेता है। माहौल काफी इमोशनल था और रोमांटिक भी। थोड़े समय तक ये रोती है फिर धीरे धीरे अब शांत होने लगती है। तभी यहाँ पर जो जुआनजी वगैरह जायो जायो थे सभी आ जाते हैं। ये जब देखती है तो लिंग डोंग ऐसे हाथ से मार के थोड़ा दूर फेंक देती है और अपनी बहन के पास चली जाती है। लिंग डोंग जब इन लोगों को देखता है तो जो सेक्ट मास्टर थे उन्हें ये यिंग सेक्ट चीफ कह के बुला। सेक्ट मास्टर भी डर जाते हैं कि ये लड़का मुझे अब सेक्ट चीफ कह के बुला रहा है। जायो जायो वगैरह भी कहते हैं और हुआन वान भी कि मेरे फादर की इसमें कोई गलती नहीं थी। लिंग डोंग भी इस समय कहता है मैं अब तो डाओ सेक्ट का डिसाइपल भी नहीं हूँ और मैं गलती से आ गया हूँ। वो डाओ भी इस समय लिंग डोंग को देख रहे थे क्योंकि यही थे वो जो लिंग डोंग को डाओ सेक्ट में लेकर आए थे। ये कहते हैं कि तुम अब हमारे डाओ सेक्ट को ऐसे ट्रीट करोगे कि तुम्हें परमिशन लेकर यहाँ पर आना पड़ेगा। ये लिंग डोंग को डांट रहे थे। लिंग डोंग शांत रहता है। वांग यान वगैरह भी इसको मार्शल जूनियर कह के बुलाते कि हम लोग तुम्हारा कब से वेट कर रहे थे। अब यहाँ पर थोड़ा इमोशनल माहौल चलते रहता है। फिर ये लोग कहते कि युआन गेट अटैक कर रहे हैं हमारे डाओ सेक्ट में, अब तुम फिर से आ जाओ, हमारे डाओ सेक्ट को तुम्हारी जरूरत है। सभी एक ही सुर में ये चिल्लाने लगते कि डाओ सेक्ट को तुम्हारी जरूरत है। कई सारे डिसाइपल्स जो जूनियर्स थे इसके सामने नील डाउन होने लगते हैं। लिंग डोंग भी अब थोड़ा इमोशनल सा हो गया था। ऐसा लग रहा था मानो इसको इसके दिल में एक दर्द हो रहा हो। जायो जायो की भी आंखें लाल थी, ये भी अपने आंसू को पोंछ रही थी। ये भी सेम बात कहती। हुआन वान कुछ बोल नहीं रही थी, बस ये लिंग डोंग की तरफ देख रही थी। इवन इसके जो टीचर थे चैन जैन ये भी वही कहते। लिंग डोंग अब देखता है और कहता है सेक्ट मास्टर क्या मेरे जैसे डिसाइपल को आप एक्सेप्ट करोगे। बाकी लोग अब खुश हो जाते। जुआनजी भी कहते हैं हाँ क्यों नहीं, तुम तो हमेशा से हमारे डिसाइपल्स थे। और ये अब बोल भी देते हैं कि मैं उस समय तुम्हें हेल्प नहीं कर पाया, मुझे रिग्रेट तो होता है। पर लिंग डोंग कहता मैं समझ रहा था कि अगर आप मेरी हेल्प कर भी देते, वैसे आपने किया भी था, तो आज डाओ सेक्ट में भी बचा भी नहीं होता। पहली बार जुआनजी की आंखों में भी आंसू थे और जुआनजी को सपोर्ट करने के लिए बहुत दिनों बाद इनकी बेटी हुआन वान आती। ये और भी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि 2-3 सालों में हुआन वान ने इनसे कभी बात भी नहीं किया था। इधर बाहर पहाड़ पर खड़े लिटिल मार्टिन वगैरह डाओ सेक्ट के कुछ डिसाइपल्स को देखते और खास करके उस लड़की आनरान को जो कि रो रही थी। ये कहते हैं अरे कब तक रोगी। आनरान कहती है इसमें तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, मार्शल सीनियर लिंग डोंग आए हैं और माहौल थोड़ा इमोशनल है तो आंसू तो आएंगे, आप कैसे समझोगे। मार्टिन इसको कहते हैं ठीक है एक बंदे पर विश्वास करना अच्छी बात है पर इसका मतलब वही नहीं कि वही तुम्हारा भार उठाए। आनरान गुस्से में आ जाती है
कि आपको क्या लगता है, मार्शल सीनियर लिंगडोंग के जाने के बाद हम सभी ट्रेनिंग कर रहे थे, लिटिल मार्टिन बस इसके मजे ले रहे थे और ये सोचते यार हर बार मैं विलन क्यों बन जाता हूँ। लिटिल यान अपना यानी लिटिल फ्लेम ये मार्टिन से कहता है सही है, मतलब आप छोटे बच्चों को परेशान करोगे ही। मार्टिन गुस्से में आते थोड़ा और एक पंच मारते हैं बेवकूफ टाइगर और थोड़ा सा फिर दूर जाके हंसने लगते हैं। और अपना जायो यानी लिटिल फ्लेम भी इस समय हंस रहा था। इधर डाउ सेक्ट में अब खुशी का माहौल हो गया था क्योंकि लिंगडोंग यहाँ का फिर से एक मेंबर बन चुका था और ये लोग कहते हैं तुम यहाँ के एल्डर बन जाओ, पर लिंगडोंग कहता नहीं, मैं तो डेजोलेट हॉल का एक डिसाइपल रहना ही पसंद करूंगा और उसी में मेरी खुशी भी है। वन वन भी इस समय बहुत दिनों बाद स्माइल करती है और ये बहुत ज्यादा इस समय सुंदर हो चुकी थी। अब उसके बाद लिंगडोंग कहता है सेक्ट मास्टर मैं एक चीज बताना तो भूल ही गया, मेरे कुछ साथी भी मेरे साथ आए हुए हैं, अगर ये फॉर्मेशन आप खोल दो तो वो लोग भी अंदर एंटर कर सकते हैं। जुआनजी तुरंत अपना हैंड साइन मूव करते और ये फॉर्मेशन गायब हो जाता है और जैसे ही ये फॉर्मेशन गायब होता है आसमान में एक काला सा धुआं टाइप दिखता है और कई पावरफुल वॉरियर्स यहाँ पर प्रकट होते हैं। इन्हें देख करके इनके बॉडी से निकलने वाले प्रेशर्स को फील करके जुआनजी के भी पसीने छूट जाते हैं क्योंकि इनमें से जो शुरुआत के कुछ लोग थे ये इनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर थे। अगर लिटिल फ्लेम को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो भी थे यानी लिटिल मार्टिन, फर्स्ट एल्डर जूली, लियू किंग, ड्रैगन कमांडर वगैरह सभी इनसे स्ट्रॉन्गर थे। ये लोग भी हैरान थे कि ये बंदा 3 साल के अंदर इतने पावरफुल फोर्सेस को इकट्ठा कर चुका है। हालांकि मार्टिन और फ्लेम को ये पहले से जानते थे। लिटिल फ्लेम बस समसारा लेवल पर था, उसमें रिनकार्नेशन अभी मिक्स नहीं था। बाकी जो भी थे सबके पास समसारा प्लस रिनकार्नेशन पावर था। इनको याद आता है यूनिक डेविल रीजन में इसने यही काम किया था। इसकी एंट्री जब हुई थी तो माहौल ही बदल गया था और शायद इस बार भी सेम वैसा ही था। अब उसके बाद इन लोगों का डिस्कशन युआन गेट के बारे में शुरू होता है। जुआनजी बताते हैं कि 6 महीने पहले की बात है, 5 समसारा लेवल के बंदे हमारे डाउ सेक्ट पर अटैक किए थे, पर हुआन ने उन्हें पीछे मतलब 3 को तो वही संभाल ली। हालांकि वो इंजर्ड हो गई थी पर उन लोगों को भागने पर मजबूर कर दिया था। लिंगडोंग कहता तो उनमें से 3 शायद 3 में से एक जाओ कोई था। ये पूछता है हुआन इस समय कहती कि अगर वो 3 फिर से आ जाए तो मैं उन्हें मार दूंगी, पर लिंगडोंग अभी कहता है लेकिन मुझे एक चीज तो फील हुआ कि समसारा लेवल पर तो पहुंच गए हैं पर इनका ऑरा स्टेबल नहीं है, शायद इन्होंने कोई फॉरेन फोर्स यूज किया है। जुआनजी भी इसकी बात से सहमत थे। लिंगडोंग कहता तो मैं आपको बता ही दूं उनके बॉडी में ह्यूमो पावर है यानी वो डेविल सीड यूज कर रहे हैं। अब जाकर के इन लोगों को समझ में आता है कि क्यों इतना जल्दी युआन गेट का पावर इतना ऊपर बढ़ गया था। और ये बताता है फिर कि कियोटिक डेमन के जो कुछ किस्से थे कि युआन गेट के जो पुराने 3 लिटिल किंग्स से मेरी उनसे फाइट हुई थी, तब मुझे ये बात पता चला था। फिर यिंग जुआनजी बताते हैं वॉर तो शुरू हो गया है पर वो जो तीनों सेक्ट मास्टर्स हैं उसके बाद से कभी दिखे नहीं, शायद कुछ बहुत बड़ा वो प्लान कर रहे हैं और एक बड़ा मेथड वो तैयार कर रहे हैं हमारे डाउ सेक्ट को खत्म करने के लिए। पर जुआनजी भी लिंगडोंग के आने के बाद काफी कॉन्फिडेंट फील करते हैं। ये कहता है आने दीजिए युआन गेट के लोगों को, इस बार मजा चखाएंगे। अब यहाँ पर डिस्कशन के बाद सभी को रेस्ट रूम में भेज दिया जाता है। यहाँ पर लिंगडोंग हुआन की तरफ देख रहा था और ये इससे कहता है तुम कुछ पावर अपना ज्यादा यूज कर रही हो, अभी तुम्हारा रिनकार्नेशन अवेकन नहीं हुआ है। हुआन समझ जाती है, कहती मैं करती भी क्या, डाउ सेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे इस पावर को फोर्सफुली जगाना पड़ा। लिंगडोंग समझ जाता ठीक है फिर अब से तुम्हें ऐसा कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये कहती मुझे भरोसा नहीं है, तुमने उस टाइम मुझे बेहोश कर दिया था। यूनिक डेविल सीड में यही तो हुआ था, जब ये अपने पावर को ज्यादा यूज करने को सोचती है तो लिंगडोंग इसे बेहोश कर देता है। तो ये थोड़ा सा अभी भी इस बात से खफा थी। लिंगडोंग कहता अगर मैं तुम्हें बेहोश नहीं करता तो फालतू में उस पावर के कारण तुम मारी जाती। अब ये पूछता है तुम्हारे बाल काले हो सकते हैं क्या। हुआन कहती है क्यों, ये अच्छा नहीं दिख रहा है। लिंगडोंग बस हंस देता है हल्का सा। फिर हुआन कहती चलो फिर डाउ सेक्ट के थोड़े चक्कर मारते हैं। अब ये लोग पिल रिवर ऐसा बाकी जो जगह थे घूमते हैं। हुआन आज काफी खुश थी। एक जगह पर जाकर ये रुक जाती और सामने में दिखाती तुम्हें ये जगह याद है, वहां पर एक पेड़ दिख रहा। लिंगडोंग बोलता ये तो इमोर्टल युआन एंशिएंट ट्री है जिसके लिए मैंने याओलिंग से फाइट किया था। ये अब काफी बड़ा हो चुका था और इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये दोनों पहली बार एक साथ फाइट भी किए थे। हुआन यहाँ पर थोड़ी देर तक खड़ी रहती। लिंगडोंग बोलता है अब आगे भी बढ़े। तभी लिंगडोंग को अब याद आता है कि चलो डेजोलेट पैलेस चलते हैं, वो जो डेजोलेट हॉल, क्योंकि मैंने उनसे प्रॉमिस किया था और वो प्रॉमिस टूट भी चुका है। वैसे हुआन समझ जाती है, कहती अच्छा तुम ग्रेट डेजोलेट टैबलेट की बात कर रहे हो। ये बताती है अगर मैं होती नहीं तो 1 साल पहले ही ग्रेट डेजोलेट टैबलेट मर चुके होते। लिंगडोंग कहता हाँ मुझे लेट तो हो गया 1 साल, पर 2 एंसेस्ट्रल सिंबल का पावर चाहिए था, अब मेरे पास वो है। हुआन भी सोचती है, फिर कहती मेरे पास भी एक है और ये अपने हाथों में एंसेस्ट्रल सिंबल दिखाती जिस पर आइस पैटर्न्स बने हुए थे। ये था आइस एंसेस्ट्रल सिंबल। हुआन भी कहती है फिर चलते हैं साथ में। अब ये इसका हाथ पकड़ ले। लिंगडोंग और इससे पूछता है तुम हमेशा हुआन ही रहोगी ना। हुआन कुछ बोलती नहीं। लिंगडोंग की आंखों में आंखें डालकर ये देखती है। ये कहती है ये तुम्हारे परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद ये दोनों जब आगे बढ़ते तो डेजोलेट टैबलेट के पास पहुंच जाते हैं। इस दौरान हुआन के कानों पर कुछ बाल आ रहे थे। ये इन्हें ऊपर करती और लिंगडोंग की तरफ देख कर कहती मैंने तो तुम्हें उस समय स्काई हॉल ज्वाइन करने के लिए कहा था। ऐसे वैसे इनकी थोड़ी बातें चलती। अब ये जब डेजोलेट टैबलेट के पास पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर यिंग जुआनजी, लिटिल मार्टिन वगैरह भी आ जाते हैं और ये पूछते तुम लोग अंदर कहाँ जा रहे हो। इन्हें भी अब पता था
कि ग्रेट डेजुलेट टैबलेट के साथ कुछ प्रॉब्लम है। 1-1 बताती है कि मैंने फादर को बता दिया है। अब इनका डिस्कशन होता है कि इसके अंदर एक ट्रू किंग है जिसने 2 इनकारनेशन पास कर ली है, टर्बुलेशन, तो ये खतरा है आपके लिए भी। और अगर ये ट्रू किंग बाहर आ गया तो आपका पूरा डाउ सेक्ट या बाकी लोग भी तबाह हो जाएंगे। लिंगडोंग कहता है आप लोग बाहर रहो और मैं अंदर जाता हूँ, पर 1-1 भी इसके साथ जाती है। यहाँ पर ये पहुंचता है तो जो ग्रेट डेजुलेट टैबलेट वो काफी ज्यादा इस समय इरोड हो चुका था। इस टैबलेट पर कई सारे डेमोनिक लाइंस बन चुके थे। 1-1 इसे कहती है मैं इसके कुछ ऑराज को ही, जो डेमोनिक ऑराज हैं, सप्रेस कर पा रही हूँ और स्लो कर दिया मैंने इरोजन। इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि यहाँ पर कुछ आइस पावर बना हुआ था, उसका सिंबल। लिंगडोंग कहता है तुमने काफी कर दिया है। अब लिंगडोंग कहता है ग्रेट डेजुलेट टैबलेट के अंदर मैं जा रहा हूँ और उस ट्रू किंग को फिनिश कर देता हूँ। 1-1 फिर से कहती मैं अंदर तो चलूंगी। अब इसे इस जिद्दी लड़की की बात माननी ही पड़ती है और ये कहती मैं तुमसे वीक भी नहीं हूँ, क्योंकि लिंगडोंग को भी अब लगता था कि एक्चुअल फाइट में यह 1-1 को फिलहाल तो नहीं हरा पाएगा। अभी बाकियों से कहता है अब मैं अंदर प्रवेश कर रहा हूँ तो उम्मीद है आप लोग बाहर में ध्यान रखोगे। अब ये जैसे 1-1 के हाथों को पकड़ा, ऐसा लगता है कि अंदर का इसका जो पूरा रूह ही हो वो जम गया हो इस लड़के के ठंडे हाथों को। लिंगडोंग अपने पावर से थोड़ा हीट देता है और दोनों फाइनली इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अब जब ये यहाँ पहुंचते हैं तो इनको बस डार्कनेस ही दिख रहा था। 1-1 की बॉडी से एक आइसी ब्लू लाइट निकलती है और ये डार्कनेस को चीरने लगती है। इस डार्कनेस में मानो कई सारे स्नेक्स हो जो इन पर अटैक कर रहे थे। लिंगडोंग तुरंत ही अपने एंसेस्ट्रल थंडरबोल्ट पावर को यूज कर और डार्क स्पेस जो मौजूद डेमोनिक ऑरा थी उसे प्यूरिफाई करने लगता। 1-1 समझ जाती है कि तुम्हारे पास थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल है, तो ये इसे बताता है कि जब मैं कियोटिक डेमन सी में था तो मुझे ये मिला था। 1-1 तुरंत ही अपने जिथर को बाहर निकाल और यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस करने लगती और जो भी डार्कनेस था अब कटना शुरू हो जाता है और एक खतरनाक अटैक ये करती है, इनफाइनाइट आइस सील। और पूरा जो यीमो की था एक समय के लिए तो पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है और तुरंत ही एक्सप्लोड करने लगता है। और लिंगडोंग इस मौके का फायदा उठाकर डेजुलेट टैबलेट के काफी करीब पहुंच चुका था। स्टोन टैबलेट के बॉडी में जो डेविल था वो फाइनली आंखें खोलता है कि ये तो फैमिलियर फ्लक्चुएशन है। अब इस डेविल की नजर लिंगडोंग पर पड़ती, ये कहता है डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल, थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल। इस लड़के के पास 2 एंसेस्ट्रल सिंबल। 1-1 भी इसे कहती है एक ट्रू किंग हो तुम, मुझे मालूम है, पर तुमने 2 ही इनकारनेशन टर्बुलेशन अभी पास किए, तुम कुछ ज्यादा एरोगेंट नहीं हो। अब ये डेविल की नजर 1-1 पर पड़ती है। ये पहचान जाता है कि ये आप हो, आइस मास्टर तुम, और ये कहता है कि मैं तुम दोनों को मार दूंगा, अभी तुम्हारा पूरा पावर रिकवर भी नहीं हुआ है। लिंगडोंग के ऑरा से यहाँ पर चारों तरफ ब्लैक लाइट और लाइटनिंग पावर यहाँ पर फैलने लगती है। डेविल भी इस समय अपने मॉन्स्टर्स हीमो ऑरा को रिलीज करता है और एक 10,000 फीट का डेविल क्लॉ अटैक बनाकर लिंगडोंग की तरफ फेंक देता है। लिंगडोंग इस समय अपने दोनों पावर को मिलाकर एक लाइटनिंग ड्रैगन क्लॉ अटैक बनाकर इसके डेविल क्लॉ अटैक की तरफ लॉन्च कर देता है और ये अटैक बराबर पर छूटता है। अब वो डेविल बोलता है फाइनली तो तुम वही बच्चे हो जो पिछली बार आए थे, उस समय तो तुम्हारा लेवल बहुत कम था, एक चीटी जो काफी अब बड़ा हो चुका है। लिंगडोंग कहता है हाँ मैं वही चीटी हूँ जो तुम्हें इस बार फिनिश करने आया हूँ। अब लिंगडोंग 1-1 की तरफ देखता है और कहता है मैं फॉर्मेशन बना रहा हूँ, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दो और ज्यादा अपना पावर यूज मत करना। 1-1 कहती ज्यादा तुम भी मत यूज करना। 1-1 अपने बॉडी पर एक आईसी ब्लू आर्मर बनाती है, हाथों में इसका आईसी ब्लू स्पीयर भी था। लिंगडोंग इसको ऑरा को देखता है और कहता है मैंने बोला अभी तुम्हें ज्यादा यूज मत करना। 1-1 इसे गुस्से में कहता ज्यादा मत बोलो। अब इसको लिंगडोंग कुछ बोलता तब तक ये आगे बढ़ करके इस एविल से फाइट करने लगती है। ये यीमो किंग कहता है अगर तुम पहले वाली होती तो मैं तुमसे डरता भी, पर फिलहाल तो नहीं। ये सीधा अपने आईसी स्पीयर से इस पर अटैक कर देती है। डेविल भी एक अपना डेविल पंच इसकी तरफ फेंकता है। इसका जो आईसी स्पीयर था जिसमें से एक ऑरा निकल करके एक 10,000 फीट का आइस लोटस बना लेती और डेविल की तरफ बढ़ने लगती है, पर इसका पंच भी काफी खतरनाक था। ये आईसी लोटस को एक ही पंच में तोड़ देता है। लिंगडोंग देख रहा था यह डेविल सच में काफी पावरफुल है, क्योंकि 1-1 जिसके पास की आइस एंसेस्ट्रल सिंबल है फिर भी इसको बराबर पर मैच कर रहा है। तभी अंदर से एक आवाज आती है लिंगडोंग को, ये यान की आवाज थी कि फॉर्मेशन को जल्दी से बनाओ, इस ट्रू किंग का स्ट्रेंथ जल्दी जल्दी अब बढ़ रहा है और जल्दी नहीं करोगे तो ये लड़की भी नहीं रोक पाएगी और तुम भी नहीं। अब लिंगडोंग फॉर्मेशन बनाना शुरू कर। ये था इसका एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन जिसमें कई सारे एंशिएंट ऑराज मिक्स थी और पहले से इसका स्ट्रेंथ काफी बढ़ चुका था। इस फॉर्मेशन में ये अपने मेंटल एनर्जी और युवान पावर दोनों को मिक्स करता है। फॉर्मेशन काफी तेजी से रोटेट करने लगा था और इसमें से जो रिपल्स निकल रहे थे वो डेविल भी फील करता है। तुरंत ही डेविल क्लॉज बनाकर ये लिंगडोंग पर यानी जहां पर वो फॉर्मेशन था उस पर अटैक कर देता है। पर जैसे इसके अटैक पड़ रहे थे 1-1 फिर से आईसी लोटस से इसके अटैक को डिसॉल्व कर देती है और कहती है तुम्हारी अपोनेंट मैं हूं। डेविल इस बार अपने पावरफुल अटैक में से एक हेवन डेविल बरियल स्काई सील यूज करता है। ये एक सील यानी सीलिंग टेक्निक था, इसे ये 1-1 की तरफ बढ़ा देता है। 1-1 भी आगे बढ़ अपना आईसी ब्लू जिथर निकालती और जिथर के कुछ स्ट्रिंग्स प्रेस करती है और ये टेक्निक था इसका 4 डिवाइन बीस्ट डेविल सप्रेसिंग साउंड। तो मतलब डेविल को सप्रेस करने के लिए एक साउंड ये प्रोड्यूस करती और 4 एंशिएंट बीस्ट बाहर निकलते हैं। एक था अपना ग्रीन ड्रैगन, दूसरा व्हाइट टाइगर,
तीसरा ब्लैक टॉर्टोइज और चौथा वर्मिलियन बर्ड। परफेक्ट वर्ल्ड में भी शायद आपने इसे देखा होगा। अब ये चारों उस सीलिंग टेक्निक से फाइट करने लगते हैं, पर वो जो टेक्निक था उस डेविल का वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक था। 1-1 के बीस्टों को ये तोड़ देता है और इसके डिफेंस को तोड़ते ये इससे जाके हिट करता है, पर उधर डेविल भी काफी दूर जाके गिरता है और 1-1 भी काफी दूर जाके गिरते हैं। पर डेविल को अब समझ में आ गया था, ये कहता अब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मेरा स्ट्रेंथ अब रिकवर कर रहा है। तभी पीछे से लिंगडोंग बोलता है तुम कुछ जल्दी ही सेलिब्रेट कर रहे हो। लिंगडोंग अपना हैंड साइन मूव करता है। एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन अब रोटेट करना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पर दोनों इसके एंशिएंट सिंबल भी बाहर आ चुके थे। लिंगडोंग कहता है 2 एंसेस्ट्रल सिंबल है मेरे पास और आई ऑफ द फॉर्मेशन है। मुझे विश्वास नहीं कि मैं तुम्हें फिनिश नहीं कर पाऊंगा, हो ही नहीं सकता ऐसा। फॉर्मेशन में से अब एक ब्लैक लाइट निकलती है। लिंगडोंग हैंड सिल्स मूव करता है। यूनिवर्स फॉर्मेशन काफी तेजी से अब रोटेट करने लगता है और एक के बाद एक कई सारे लाइट्स इस डेविल को अब सप्रेस करने लगती हैं और धीरे धीरे इसके ऑरा को भी प्यूरिफाई। डेविल भी इस समय चीखता है। ये कितना भी अपना स्ट्रेंथ यूज कर रहा था, इस फॉर्मेशन को ये तोड़ नहीं पा रहा था, पर अब इसे गुस्सा आता है। ये कहता है कि बस इतने स्ट्रेंथ से तुम मुझे मार दोगे। और ये कहता है तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हारे जो ग्रेट डेजोलेट टैबलेट है, इसने जो सीलिंग टेक्निक यूज किया था मेरे ऊपर 10,000 साल पहले, अब वो भी लगभग खत्म हो चुका है। और मैं अगर सप्रेस थोड़ा नहीं होता तो तुम मेरा ट्रू स्ट्रेंथ जब देखते तो यहाँ से भाग जाते। यान इस समय से कहते कि ग्रेट डेजोलेट टैबलेट से ये निकल ना पाए लिंगडोंग। लिंगडोंग भी इस समय एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन को लिमिट तक पुश कर दिया था, पर लिंगडोंग देखता है और यान भी देखते हैं कि इस यीमो किंग का ऑरा अब रिकवर हो रहा था, वो भी काफी तेजी से। यान भी चौंक जाते कि 2 एंसेस्ट्रल सिंबल के पावर से भी ये सप्रेस नहीं हो पा रहा है। लिंगडोंग बोलता है 1-1 मुझे अपना आइस एंसेस्ट्रल सिंबल दो जल्दी। 1-1 तुरंत ही आइस एंसेस्ट्रल सिंबल इसकी तरफ उछाल देती है। अब आइस एंसेस्ट्रल सिंबल का भी पावर ये अपने एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन में भेजता है और यूनिवर्स फॉर्मेशन का जो लेवल था, जैसे इसमें आइस पावर जाता है काफी ज्यादा बढ़ जाता है। डेविल की अब फेड होना शुरू हो जाती है, जो भी था अंदर में वो फ्रीज होने लगता है। फिर भी ये किंग कहता है मुझे डिस्ट्रॉय करना इतना आसान नहीं है। और लिंगडोंग जो टेक्निक यूज कर रहा था इसे कहते हैं एक्सट्रीम ट्रिनिटी डेविल टर्मिनेशन, क्योंकि इसमें 3 आइस एंसेस्ट्रल पावर्स को यूज कर रहा था। तीनों रेज ऑफ लाइट मिक्स होती है और इस डेविल को 3 तरफ से एक ट्रायंगुलर शेप में इसको बांधने लगती है। डेविल भी अब चीखने लगता है, यह पीछे भागने को देखता है, पर फॉर्मेशन में यह बंध चुका था। पर इस समय जो शॉक वेव्स निकल रहे थे उससे लिंगडोंग भी थोड़ा हिट होता है, पर ये अपने पैरों को जमाए हुए रखा था। लिंगडोंग इस समय इतना ज्यादा पावर एक साथ यूज करने के कारण थोड़ा सा वॉमिट भी करता है। 1-1 इससे पूछती तुम ठीक हो। अब ये जो ट्रायंगुलर फॉर्मेशन था सप्रेस होने लगा और डेविल लगभग अब प्योरीफाई हो चुका था। 1-1 इससे पूछती है क्या वो मर चुका है। लिंगडोंग कहता है नहीं, अभी तो नहीं मरा है, वो थोड़ा बहुत उसका अंश बाकी है, क्योंकि यीमो किंग को मारना इतना आसान नहीं होता है। अब वो जो ट्रायंगुलर शेप में था वो एक क्रिस्टल का रूप ले लेता है जिसमें डेविल की को फील किया जा सकता था और धीरे धीरे वो एक ब्लैक बीड में बदल जाता है। 1-1 सरप्राइज हो जाती है कि ये क्या है। लिंगडोंग कहता है जो भी है काफी अच्छा है, जब मेरा फाइट एक ट्रू किंग से होगा तो मैं इस पावर को उसी पर यूज कर दूंगा, यीमो का पावर यीमो पर, क्योंकि इसमें जो भी एनर्जी थी काफी फ्राइटनिंग लेवल की थी। एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन को अब ये रिजॉल्व कर देता है और ये आइस एंसेस्ट्रल सिंबल को 1-1 की तरफ लौटा देता है। 1-1 देखती है कि लिंगडोंग इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टेड था। ये पूछती है अगर तुम्हें चाहिए तो मैं दे दूंगी। लिंगडोंग कहता है तुम काफी जेनरस हो, पर मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि इस आइस एंसेस्ट्रल सिंबल को अगर फुल पोटेंशियल पर कोई यूज कर सकता है तो वो 1-1 ही थी। अब इनकी नजर ग्रेट डेजोलेट टैबलेट पर जाती है, जो कि अभी भी कुछ बोल नहीं रहे थे। 1-1 देखती और कहती है ग्रेट डेजोलेट टैबलेट मुझे मालूम है अब तुम जाग चुके हो, तो एक्टिंग मत करो। ग्रेट डेजोलेट टैबलेट थोड़ा शर्मा जाते और एक बुरी आवाज में कहते आइस मास्टर की रिइंकार्नेशन, मुझे मालूम था कि तुम्हें पता है। अब ये जो डेजोलेट टैबलेट था इसमें से इनके स्पिरिट ओल्ड फिगर प्रकट होते हैं और लिंगडोंग को थैंक्स बोलते हैं। लिंगडोंग कहता है आपने मुझे ग्रेट डेजोलेशन स्क्रिप्चर दिया, इसमें थैंक्स की क्या बात है। डेजोलेट टैबलेट कहते हैं तुम्हारे अंदर वो जो ओल्ड फेलो है वो मेरा ओल्ड फ्रेंड है, अभी भी वो छिपा ही हुआ है। अब यान बाहर आते हैं और कहते हैं स्माइल करके कि तुम्हें ये ट्रू यीमो किंग भी नहीं मार पाया। डेजोलेट टैबलेट कहते हैं तुम नहीं मरे हो तो मैं कैसे मर सकता हूँ। अब इनकी बातें चलती हैं थोड़ी। यान इससे कहते हैं अब तुम रिकवर कर चुके हो तो यहाँ पर रह के क्या ही मतलब। दोनों एक दूसरे को हार्ट टू हार्ट जानते थे। अब इनके इशारों इशारों में ही बातें हो जाती है। यान भी इसमें ज्यादा कुछ बकवास नहीं करते क्योंकि यहाँ पर 1-1 भी थी। 1-1 इस समय यान की तरफ देखती है और एक स्माइल देके कहती है और डेजोलेट टैबलेट से भी कहती है कि तुम लिंगडोंग के साथ रह सकते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। डेजोलेट टैबलेट स्माइल करते हैं और कहते हैं जैसा आइस मास्टर कहें। लिंगडोंग कुछ नहीं बोलता है। अब यान भी लिंगडोंग की बॉडी में एंटर कर जाती है और डेजोलेट टैबलेट भी लिंगडोंग की बॉडी में, और उसके बाद ये दोनों अब बाहर निकलते हैं। बहुत सारे लोग इनका वेट कर रहे थे। लिंगडोंग बताता इन लोगों को कि मैटर रिजॉल्व हो गए, पर जब ये बाहर से आ रहे उस दौरान इसकी 1-1 से बात होती कि मुझे पता चला कि तुम इन 3 सालों में ग्रेट यान एम्पायर गई थी मेरे पेरेंट्स से मिलने, मेरी माँ बता रही थी। तभी 1-1 कहते मैं उस दौरान किसी एक और से भी मिली थी जो कि 9 हेवेंस सुप्रीम प्योरिटी पैलेस की थी, लिंग किंगजू। लिंगडोंग का चेहरा बन जाता है, पसीने छूटने लगते हैं इसके कि अब तो गड़बड़ होने वाला है। अब ये सोचता मैं इसे बताऊं क्या। इसको लगा नहीं था कि ये दोनों लेडीज जब गई होंगी तो एक दूसरे से मिल भी गई होंगी और दोनों का जो टेम्परामेंट था काफी कोल्ड था।
अब इधर ये बाहर निकलते हैं तो जुआनजी वगैरह से मिलने के कारण टॉपिक थोड़ा चेंज हो जाता है। लिंगडोंग अब काफी खुश था कि जो ग्रेट डेजोलेट टैबलेट है वो भी डिवाइन रैंकिंग में 3rd रैंक के ऑब्जेक्ट है, और इसे सिंबल एंसेस्टर ने इसीलिए बनाया था ताकि यूमोस किंग को इसमें सप्रेस किया जा सके और मारा जा सके। और पास्ट में डेजोलेट टैबलेट ने कई सारे यूमो किंग को मारा था। अगर वो डैमेज उस समय नहीं होते तो ये वाला भी किंग कब का मारा जा चुका होता। पर चेंजन वगैरह अब थोड़ा सा निराश थे कि ग्रेट डेजोलेट टैबलेट तो लिंगडोंग को मिल गया, तो उसके अंदर जो स्क्रिप्चर है अब वो किसी को मिल भी नहीं पाएगा। लिंगडोंग इनकी बात समझता है, ये सीधा मार्शल अंकल चेंजन को जो ग्रेट डेजोलेट स्क्रिप्चर का कल्टीवेशन मेथड था वो दे देता है, और कहता है जब कोई डिसाइपल जो कि आउटस्टैंडिंग जिसके अंदर वो टैलेंट हो तभी आप उसे ये स्किल दीजिएगा, नहीं तो वो अपने को ही नुकसान पहुंचा सकता है। ये लोग और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। नेचुरली ऐसा था भी, क्योंकि लिंगडोंग डाउ सेक्ट का है, ये डाउ सेक्ट के बारे में तो सोचेगा ही। अब लिंगडोंग की नजर में एक ही प्रॉब्लम बच गया था, वो था युवान गेट। 2 दिन ये लोग वेट करते हैं पर युवान गेट का कोई भी इन पर अटैक नहीं करता है। कई सारी लड़कियां जो कि लिंगडोंग एक माउंटेन पर था तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, पर इन्हें मालूम था कि लिंगडोंग के बाजू में एक काफी सुंदर लड़की जो कि इसके बराबर की है वो है, और ये इनकी सीनियर है, तो इनकी नजर भी अब उधर नहीं जाती थी। इन 2 दिनों में लिंगडोंग जो रहता है वो ग्रेट डेजोलेट टैबलेट को रिफाइन और कंट्रोल करना सीखने लगता है। जैसे एंशिएंट स्टोन जो था, एंसेस्ट्रल स्टोन, वो प्यूरिफाई करता है ऑरा को, डेजोलेट टैबलेट सप्रेस करता है और मारता है। मतलब इसका किलिंग टेक्निक काफी ज्यादा है। लिंगडोंग सोचता है यार 2-3 दिन हो गए और अभी तक युवान गेट का कुछ पता नहीं चल रहा है, और 1000 मील के अंदर भी युवान गेट का कोई भी बंदा था नहीं। वन वन ऐसा बताती है। ये लोग समझ जाते युवान गेट कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, पर लिंगडोंग वन वन बोलती कि तुम्हारे पेरेंट्स पर क्या पता वो लोग अटैक कर रहे हो। लिंगडोंग बोलता नहीं, मैंने वहां पर अपना एक स्पेशल इम्प्रिंट छोड़ा है, कुछ भी गड़बड़ होगा तो मुझे पता चल जाएगा। वन वन भी चिंतित थी, कुछ तो बात है, इतना शांति कैसे हो सकता है। तब यहाँ पर एक फिगर दौड़ते हुए आता है, सीनियर ब्रदर लिंगडोंग, सीनियर सिस्टर वन वन। ये आनरान थी। लिंगडोंग पूछता है क्या हुआ, ये कहती है बैड न्यूज। ये कहती है कि सेक्ट मास्टर ने बताया है अभी कि युवान गेट फाइनली अपना मूव कर चुका है, मतलब अटैक कर चुका है। आनरान बताती है हमारे पर नहीं बल्कि 9 सुप्रीम प्योरिटी पैलेस पर। दोनों चौंक जाते और ये बोलती है कि सेक्ट मास्टर बोले हैं कि हमें करना क्या है। लिंगडोंग सोच रहा था कि अगर हम 9 सुप्रीम प्योरिटी पैलेस जाएंगे तो कहीं युवान गेट इन पर ना अटैक कर दे, पर वहां पर भी लिंग किंगजू है, ये उसे कैसे छोड़ सकता है अकेला। अब ये हुआन वान की तरफ देखता है, ये भी इसी की तरफ देख रही थी। अब ये इससे कहता है कि मैं यहाँ पर स्पेशल इम्प्रिंट छोड़ देता हूँ, तो अगर यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो तो हम स्पेस से एंटर करके यहाँ पर अगले ही चढ़ा सकते हैं। और ये अनरान से कहता है कि सेक्ट मास्टर को बोल दो कि मैं कुछ लोगों के साथ सुप्रीम प्योरिटी पैलेस जा रहा हूँ। और ये हुआन वान से कहता है तुम यहीं पर रहो और डाउसेक को गार्ड करो। पर हुआन वान इस समय अपनी आईसी हैंड से लिंगडोंग के हाथ को पकड़ लेती है। इसके चेहरे पर एक फ्रॉस्टी स्माइल था। ये कहती मुझे भी चलना है, मैं भी तो उस लड़की को देखूं, किंगजू को। मैंने पिछली बार उसे थोड़ा दूर से ही देखा था। अब इस समय सीन शिफ्ट हो और सुप्रीम प्योरिटी पैलेस को दिखाया जाता, जो कि काफी पहले हरा भरा हुआ करता था, पर फिलहाल में यहाँ पर एविल ऑरा चारों तरफ फैला हुआ था। और एविल ऑरा मतलब युवान गेट का तहलका। इस समय कुछ लोग कह रहे थे कि फेलो डिसाइपल सुप्रीम प्योरिटी पैलेस को प्रोटेक्ट करो और युवान गेट के कुत्तों को मारो। अटैक। यहाँ पर फर्स्ट एल्डर ऐसे बाकी लोग इस समय फाइट कर रहे थे। इनका जो डिफेंस उसके कई लेयर युवान गेट वाले तोड़ चुके थे। अब जो युवान गेट के लोग आए हुए थे वो कहते हैं कि अब थोड़ी ही समय में इनका ये फॉर्मेशन टूटने वाला है। और पिछले दिन की बात है, जो 9 सुप्रीम प्योरिटी पैलेस की जो हेडमास्टर है उन्हें युवान गेट के फर्स्ट एल्डर ने काफी इंजर्ड कर दिया था। वो अधमरी सी हैं और बाकी एल्डर्स भी उनके इंजर्ड हैं। तो सुप्रीम प्योरिटी पैलेस के कुछ नए मेंबर्स ही बचे हुए हैं, वो हमारे युवान गेट को नहीं रोक पाएंगे। इनके हिसाब से इनको एक शक था कि 9 सुप्रीम प्योरिटी पैलेस के नीचे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। ये जो भी बंदा था अपने युवान गेट के डिसाइपल से कहता कि मुझसे मत पूछो, बस मुझे भी इतना ही पता है। हमारे तीनों हेडमास्टर ने इसके बारे में पता करने के लिए कहा है। ये बोलते हैं कि बस यही तो बचा है, उसके बाद डाउ सेक्ट को हम खत्म कर देंगे। पर ये लोग बात कर रहे थे कि हमने सुना कि वो लिंगडोंग आ चुका है और उसने जाओ कुई को भी मार दिया है। अब यहाँ पर जो युवान गेट के फर्स्ट एल्डर थे कहते कोई बात नहीं, इस बार हम उसे मार देंगे। इधर नीचे एक लड़की थी, उसके चेहरे पर थोड़ा चिंता था। ये काफी सुंदर और ये अपने बाकी जूनियर से कह रही थी कुछ भी हो जाए फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करो। और इसके पीछे एक और लड़की खड़ी थी जो कि अब पहले से काफी स्ट्रांग हो चुकी थी। ये वही लड़की थी सूरवो, जो लिंगडोंग से 100 एम्पायर वॉर के समय मिली थी। पर सूरवो कहती कि बिग सिस्टर शायद ये फॉर्मेशन हमारा टूटने ही वाला है। किंगजू फिलहाल इस समय सेक्लूजन में थी। यहाँ पर इसके पास सूरवो आई थी, उसके बाद ये वापस चली जाती। सूरवो का मेन मकसद था इस फॉर्मेशन को कैसे बांध के रखना, क्योंकि अगर किंगजू के बाद कोई स्ट्रांग था सुप्रीम प्योरिटी पैलेस में तो ये वही थी। पर ये लोग कितना भी कोशिश कर ये इस फॉर्मेशन को अब संभाल नहीं पा रहे थे। सूरवो अब समझ गई थी शायद ये लोग बचा नहीं पाएंगे और ये मन ही मन किंगजू को याद कर रही थी कि वो जल्दी से बाहर आ जाए। अब इनको भी लग रहा था इनका आखिरी समय आ गया। सूरवो सोचती कि अगर वो भैया होते मेरे, यानी लिंगडोंग को याद कर रही थी और उसी से इसने सीखा भी था कि कोई भी समय हो हमेशा इंसान को बहादुरी से लड़ना चाहिए। और ये कह रही थी कि ब्रदर लिंगडोंग अब मैं किसी चीज से डरती नहीं हूँ और मैं अपने इस जगह को प्रोटेक्ट करूंगी चाहे मैं मर भी जाऊं।
ट्रेमलिंग ऑफ फॉर्मेशन का बढ़ चुका था। कई सारे डिसाइपल्स अब खून की उल्टी भी करने लगे थे। शुरू वो सबको मोटिवेट कर रही थी कि हम मर भी जाए तो क्या, अपनी जान की बाजी लगाकर इस जगह को प्रोटेक्ट करेंगे। ये अपनी ऑरा को लिमिट तक फिलहाल पुश कर दिए रहते हैं, पर कितना भी कोशिश कर ले फॉर्मेशन अब लगभग टूट चुका और इनमें से कई सारे डिसाइपल्स जमीन पर गिर जाते। सबकी खून की उल्टी शुरू हो चुकी थी। सुरुओं के हाथ में एक लंबा तलवार था और ये कई सारे युवान गेट के डिसाइपल्स को सीधा काटते हुए आगे बढ़ रही थी और ये बाकी डिसाइपल से कहती है कि जो मेन पैलेस है उसे प्रोटेक्ट करो। पर अचानक से इस पर एक पावरफुल बंदा अटैक करता है और ये भी काफी दूर जाके गिरती है। हालांकि 9 सुप्रीम प्योरिटी पैलेस वाले कई सारे युवान गेट के डिसाइपल्स को मार चुके थे, पर इनका भी समय अब करीब था और इस समय इनके विश्वास का बस एक ही कारण बचा था, वो थी लिंग किंगजू, जो कि 1000 साल में शायद 9 सुप्रीम प्योरिटी पैलेस की सबसे आउटस्टैंडिंग डिसाइपल थी। इवन जो कुछ एल्डर्स थे यहाँ के वो भी इससे कमजोर थे। इस समय इस हॉल के मेन सेंटर एक लड़की कल्टीवेट करते हुए दिखाई जाती है। एक ग्रीन लोटस पर ये बैठी हुई थी और इसका चेहरा एक मास्क से ढका हुआ था। इसका स्किन एकदम स्नो व्हाइट के जैसा था। ये कोई और नहीं बल्कि लिंग किंगजू थी। इसके बाजू में एक मिडिल एज वुमेन बैठी थी। वो काफी इंजर्ड थी फिलहाल और ये इससे कह रही थी कि जेनिथ को फील करो किंगजू। और इस फॉर्मेशन के अंदर में ये अपना थोड़ा सा ब्लड इसेंस भी यूज करती है और अगल बगल में कुछ एल्डर्स भी बैठे हुए थे जो अपना इसेंस पावर यूज कर रहे थे। ये फॉर्मेशन भी रोटेट कर रहा था और इसके बीच में बैठी किंगजू भी थोड़ा बहुत ट्रेम्बल कर रही थी। पर अचानक से एक 5 फीट रेडियस एक एंशिएंट रिपल यहाँ पर इस लड़की के आसपास था। एल्डर्स थोड़े खुश हो जाते कि फाइनली शायद ये लड़की जेनिथ को फील कर चुकी, हम शायद सक्सेसफुल रहे हैं। खास करके वो मिडिल एज वुमेन जो कि अब मरने के कगार पर थी। अब ये लोग सोचते हैं चलो अच्छी बात है, अब हम बेहिचक मर सकते हैं। और ये जो युवान पावर था, जेनिथ का जो भी पावर था, इस लड़की के बॉडी में एंटर करता है। ये लड़की इस पावरफुल पावर को मैनेज कर पा रही थी, एब्जॉर्ब कर पा रही थी। इस लड़की की आंखें जो लंबे समय से बंद थी ये इसे खोलती है। पर ये जो इसके बॉडी में रिपल आया था ये थोड़े समय के लिए रहता है और फिर से गायब हो जाता है। उसके बाद ये अपने टीचर की तरफ देखती। ये वुमेन जो थी मिडिल एज, अब ये मरने की कगार पर थी। ये पूछती इनसे आप कैसे हो। टीचर कहती मेरा जो भी कल्टीवेशन था मैंने तुम पर पास कर दिया, अब मेरा बचना मुश्किल है। किंगजू थोड़ी समय उदास थी। ये कहती उदास मत हो, मेरे किसी डिसाइपल ने, इवन मैंने भी जेनिथ को फील नहीं किया था, तुमने फील कर लिया, यही मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। किंगजू इस समय रो रही थी। उसके बाद ये जो मिडिल एज वुमेन थी यानी इसकी हेडमास्टर, वो इसकी तरफ देखती है कि वो लड़का जिसने तुम्हारी वर्जिनिटी लूज कराया था वो लिंग डोंग है ना, डाओ सेक्ट का। किंगजू चौंक जाती क्योंकि जब से ग्रेट यान अंपायर से आई और वो कांड हुआ था उसके बाद से इसने अपने टीचर को कभी बताया नहीं था। पर इसके टीचर ये चीज अब जान गई थी, मतलब उसी समय जान गई थी कि इस लड़की का जो प्योरिटी है वो लूज हो चुका था। फिर ये कहती वो लड़का काफी लकी क्योंकि इन्हें ये भी पता चल गया था कि उस बच्चे के जाने के बाद ये लड़की ग्रेट यान अंपायर उसके फादर से और मदर से मिलने जाती थी। तो किंगजू कहती बस मैं उसे फेवर देने जाती थी क्योंकि उसने मेरी हेल्प की थी। इसके टीचर कहती मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मुझे मालूम है अगर वो कांड तुम्हारे साथ नहीं हुआ होता तो तुम शायद ये जो ग्रेट प्योरिटी स्किल है कब का मास्टर कर लेती, जिसको तुम्हें मास्टर करने में लंबा समय लगा और शायद जेनिथ को भी तुम पहले ही सेंस कर चुकी होती। पर किंगजू कहती है टीचर इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता और हालांकि मैंने ग्रेट प्योरिटी स्किल मास्टर नहीं कर पाई क्योंकि उसमें प्योरिटी चाहिए, पर आप ये तो देखो मैंने जेनिथ को फील कर जो कि उससे भी बड़ा पावर है। इसकी टीचर कहती है तुम उस लड़के को अभी भी प्रोटेक्ट कर रही हो। फिर ये कहती है उम्मीद है वो लड़का तुम्हारे लायक का, हालांकि तुमने जेनिथ को तो फील कर लिया पर ये इनिशियल स्टेज का है, पर तुम्हारे फ्यूचर अकम्प्लिशमेंट लिमिटलेस हो सकते हैं। अब ये 9 सुप्रीम प्योरिटी पैलेस ग्रेटेस्ट सीक्रेट के बारे में बात करते। किंगजू बोलती मुझे नहीं पता। ये बोलती कि हमारे जो पुराने एंसेस्टर्स थे उन्होंने बताया था कि हमारा सबसे बड़ा सीक्रेट जेनिथ पैलेस है। हालांकि हम इतने क्वालिफाइड नहीं कि ये जेनिथ पैलेस हमारा हो, पर ये जो चीज है ये सिंबल एंसेस्टर से रिलेटेड है और जेनिथ पैलेस का बस एक ही मेंबर, वो थे सिंबल एंसेस्टर। किंगजू भी जब ये नाम सुनती है इसको मालूम था कि सिंबल एंसेस्टर कौन है, इस वर्ल्ड के पीक के एक्सपर्ट जो कि अब खत्म हो चुके हैं। इसको लगता है कि मतलब जेनिथ पैलेस को सिंबल एंसेस्टर ने बनाया था, पर इसकी टीचर कहती ऐसा नहीं है, जेनिथ पैलेस पहले से, बस उसका नाम जेनिथ पैलेस उन्होंने रखा था। और इवन जो सिंबल एंसेस्टर के 8 डिसाइपल्स थे, 8 एंसेंट टीचर्स, उनमें से जो आइस मास्टर उसे आधा मेंबर माना जा सकता है जेनिथ पैलेस का, और बाकी लोग भी शायद इस सीक्रेट के बारे में जानते भी नहीं होंगे और तुम एक तरह से सिंबल एंसेस्टर की 9वीं डिसाइपल मानी जा सकती हो। किंगजू अब रोने लगती क्योंकि इसकी जो टीचर थी लगातार खून की उल्टी कर रही थी। फाइनली ये अपनी आंखें बंद कर लेती। किंगजू थोड़ा रोती है, फिर अब ये अपने आंसू पोंछ के बाहर निकलती क्योंकि इसे कुछ एल्डर्स बोलते कि अब रोने का माहौल नहीं है, हमारे पर अटैक हो रहा है। किंगजू बाहर आती है, यहाँ पर ये देखती है कई सारे लोग इसके डिसाइपल्स मारे जा चुके थे, इवन इसके कुछ एल्डर्स भी। तो भाइयों स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर शाम में एक नए वीडियो के साथ।